Very good morning to all of you. So, how are you all? कैसे हैं सभी लोग? How are you all? Fine? सभी लोग बहुत बहुत बढ़िया. Excited for the marathon class? And how's the Josh? Very high? चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. वी विल बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ पैराजम्बल्स फ्रॉम 8 to 9. 8 से 9 बजे तक हम बहुत सारे पैराजम्बल सॉल्व करेंगे. फिर स्टार्टर्स सॉल्व करेंगे, कनेक्टर्स सॉल्व करेंगे, मैच द कॉलम सॉल्व करेंगे, न्यू पैटर्न मैच द कॉलम सॉल्व करेंगे, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मतलब आज तो हम एकदम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पैराजम्बल्स. आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं वो पैराजम्बल्स से करते हैं. हाँ, 8 से 9 है और फिर 9 से 10 का गैप है जिससे कि सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर ले, एनर्जाइज हो जाए. फिर उसके बाद 10 से 11 और 11 से 12 क्लास है. चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं. पैराजम्बल्स की आई होप स्ट्रैटेजीज सभी को पता है. पैराजम्बल्स की स्ट्रैटेजी सभी को पता है, राइट? सबसे पहले क्या, आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट. सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना होता है, राइट? हाँ, मैंने कल ही पढ़ाया था, राइट? जितने बच्चे न्यू है मैं उनके लिए जल्दी से रिपीट कर देती हूँ. और आपको क्या बनाना होता है, यू हैव टू फॉर्म पेयर्स. आपको पेयर्स बनाने होते हैं, यू हैव टू फॉर्म पेयर्स. और पेयर्स आपको कैसे कैसे आप बना सकते हो, पेयर्स आप कीवर्ड्स की हेल्प से बना सकते हो. पेयर्स आप नाउन प्रोनाउन की हेल्प से बना सकते हो कि एक प्रोनाउन जो है अपने नाउन के बाद ही आएगा. पेयर्स आप रिलेटिव प्रोनाउंस की वजह की हेल्प से बना सकते हो कि हु है तो इंसान की बात होगी, हुम है तो चीज, हुम है तो इंसान की बात होगी, विच है तो चीज की बात होगी. और आप पेयर्स अपने फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म की हेल्प से बना सकते हो कि फुल फॉर्म जो होगी वो शॉर्ट फॉर्म से पहले आएगी, राइट? आप टाइम के बेसिस पे भी पेयर्स बना सकते हो, क्रोनोलॉजी के बेसिस पे भी आप पेयर्स बना सकते हो कि जो चीज पहले हुई है वो पहले आएगी, जो चीज बाद में हुई है वो बाद में आएगी. आप कंजंक्शंस की हेल्प से पेयर्स बना सकते हो कि अगर दो लिखे हुए हैं और दोनों के बीच में बट लिखा हुआ है तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होंगे, वो एक पेयर बनाएंगे. ठीक है, ये सारे के सारे हमारी स्ट्रैटेजीज हैं जिनकी हेल्प से हम पेयर्स बना सकते हैं. लेकिन ये सारी की सारी थ्योरी तब काम आती है जब हमने ये सारी की सारी थ्योरी बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस की हो. इफ वी हैव प्रैक्टिस दिस अ लॉट तो हमें ये थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, हम आराम से एग्जाम में देखते ही बना लेंगे. कल मैंने आप लोगों को बोला था वो बहुत सारे पैराजम्बल्स कराने वाले 4 सेशंस में पूरे के पूरे पैराजम्बल्स पे लेने वाली हूँ कमिंग मंथ में, अप्रैल में, जिससे कि पैराजम्बल्स बहुत आसान हो जाए आप लोगों के लिए. तो लेट मी अपलोड द फाइल फॉर यू. सबसे पहले तो मैं फाइल अपलोड कर देती हूँ जो हमने आज पढ़नी है. चलिए, तो हमारे कौन कौन से बैचेस हैं जो चल रहे हैं. एसबीआई पीओ का 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का बैच 31 मार्च से आ रहा है. डिस्क्रिप्टिव बैच आपका 1 मई से आ रहा है. कंप्लीट थ्योरी कोर्स और कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स हमारा चल रहा है. तो अगर आप कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने इन बैचेस में एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लीजिए. कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो गो अहेड, टेक इट एंड यूज दिस कोड NB लाइफ. इस कोड को लिख लीजिए, NB लाइफ. हाँ, वैसे तो आई थिंक सभी बच्चों ने ले लिया है. ऑलमोस्ट 7,000 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मेरे बैच में. बट अगर फिर भी कोई बच्चा है जिसने नहीं लिया है देन ही कैन टेक इट. बच्चे मेरे बैंक में भी कोर्सेज हैं और एसएससी में भी कोर्सेज हैं, दोनों में बैचेस हैं, बैंक में भी एसएससी में भी. एसएससी में 4 फेजेस में बैच चल रहा है, ग्रामर, प्रैक्टिस, वोकैबुलरी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. चलिए, इस कोड को जरूर अप्लाई कीजिएगा. इसको लिख लीजिए NB लाइफ एंड गो फॉर 12 और 24 मंथ्स. कोई दिक्कत है इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लीजिएगा. चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे ये रहा. सबसे पहले आई वांट कि आप लोग ट्राई करें, मुझे सीक्वेंस बताएंगे क्या सीक्वेंस होगा, देन हम एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे. चलिए, ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन.
नहीं, ऑप्शंस नहीं है बच्चे, आपको सीक्वेंस बताना है। आपके एग्जाम में क्या होगा, विच इज द फर्स्ट सेंटेंस, विच इज द सेकंड सेंटेंस, तो इसमें आपको ऑप्शंस हेल्प नहीं कर सकते। चलो सबसे पहले मुझे स्टार्टिंग स्टेटमेंट बताओ, कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग मुझे स्टार्टिंग स्टेटमेंट बताओ, स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा। टू नेबर्स, भाई कौन से नेबर्स नहीं पता, ए स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। Fights involving three male crabs have been recorded, but the status of the participants was unknown. चलो ये लग रहा है बी स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है, मैंने लिख लिया। दे, भाई दे किसके लिए बात हो रही है, नहीं पता, इसका मतलब सी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। वी रिकॉर्डेड 17 केसेस इन विच अ रेसिडेंट, भी कौन सा रेसिडेंट, किसका रेसिडेंट, कौन सा नेबर, किसका नेबर, नहीं पता, नहीं हो सकता। मेल्स कौन से, किस तरह के मेल्स, क्रैब में मेल्स, किस चीज के मेल्स, नहीं हो सकता। तो क्या मैं कह सकती हूँ स्टार्टिंग स्टेटमेंट बी होगा। क्या इतना समझ में आया कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, बी होगा। चलो अब पेयर्स बनाते हैं। हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया है, हमने स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है। हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या है, फाइट्स इन्वॉल्विंग। अब यहाँ पे फाइट्स की बात हो रही है, स्टेटस की बात हो रही है, कहने से इसके बाद डी आएगा कि हमने 17 केसेस रिकॉर्ड किए। हमने 17 केसेस रिकॉर्ड किए, उन 17 केसेस में से हमने इतने मेल्स ट्रैक किए, कहने से डी के बाद ई आएगा। क्या मैं कह सकती हूँ बी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा। चलो क्या इतना भी मैं कह सकती हूँ कि जो दो नेबर्स हैं वो कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ते थे, वो केवल जो बाहर से आता था उसको, उससे लड़ाई करते थे। क्या मैं इतना भी कह सकती हूँ ए और सी एक पेयर है, कहना से ए और सी इज ऑल्सो अ पेयर, कि वो दो आपस में कभी भी नहीं लड़ते थे, जो भी बाहर से आता था इंट्रूडर उसी के साथ लड़ाई करते थे, उसी को बाहर फेंकते थे। ए और सी एक पेयर हो गया। सो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस, द फाइनल सीक्वेंस इज बी डी ई ए एंड सी। एनी डाउट्स, एनीवन, कितने बच्चों का सही हुआ, श्री गणेश सही हो गया। चलिए वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट वाला सही हो गया, बहुत सारे बच्चों का आधा सही हो गया। गुड, गुड स्टार्ट, गुड स्टार्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
चलिए बनाते हैं। Many of you have given me the answers also. चलो देखते हैं, पेयर बनाते हैं सबसे पहले। कहने से बुश केवल इनसे फाइट नहीं कर रहा था, बुश इससे भी फाइट कर रहा था। कहने से डी और बी पेयर है, पेयर्स बताना बस मुझे। क्या मैं कह सकती हूँ डी और बी पेयर है? बुश केवल डेमोक्रेट्स से फाइट नहीं कर रहे थे, वो पूरी की पूरी कांग्रेस से फाइट कर रहे थे। सिर्फ डेमोक्रेट से फाइट नहीं कर रहे थे, सिर्फ डेमोक्रेट से फाइट नहीं कर रहे थे, वो पूरी की पूरी कांग्रेस से फाइट कर रहे थे। कांग्रेस से फाइट कर रहे थे और उनको वो ठीक लग रहा था कि वो कांग्रेस को बाईपास कर दे। कांग्रेस से फाइट कर रहे थे और उनको वो ठीक लग रहा था, वो जस्टिफाइड फील कर रहे थे कि वो पूरी की पूरी कांग्रेस को बाईपास कर दें। कांग्रेस को बाईपास करके उनको लगा कि उनका एक मिशन है कि वो पावर को वापस ले आए। कांग्रेस को बाईपास करके ही फेल्ट दैट ही हैड अ मिशन टू रिस्टोर पावर टू द प्रेसिडेंसी। क्या इतना समझ में आ गया? डीबीएसी पूरा का पूरा एक सीक्वेंस बनेगा। अब मुझे ई को बताना है, ई कहाँ आएगा। चलिए ई को पढ़ते हैं और देखते हैं ई का किससे लिंक्ड है। Representative democracy is a messy business, and a CEO of the White House does not like a legislature of second guessers and time wasters। कहने से इसका इंट्रोडक्शन है ई। इस पूरी की पूरी बात को इंट्रोड्यूस कर रहा है ई कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो होता है एक बहुत मेसी बिजनेस होता है, और व्हाइट हाउस का जो सीईओ होता है उन्हें बाकी लोगों के गैशेस पसंद नहीं होते हैं, इसीलिए वो सबसे लड़ते रहते हैं। वो केवल इससे ही नहीं लड़ते, वो इससे भी लड़ते हैं, वो इनके अगेंस्ट भी बात करते हैं, वो इनके अगेंस्ट भी बात करते हैं। So what is the final answer? The final answer is E, D, B, A, and C. कोई डाउट? सी वाला स्टेटमेंट, बुश को लगा कि उनका एक मिशन है कि वो प्रेसिडेंसी को पावर रिस्टोर करेंगे, वापस लेके आएंगे प्रेसिडेंसी की पावर को। जो कांग्रेस है, जो डेमोक्रेट्स हैं, उनकी बातों को नहीं मानेंगे और जो उनकी प्रेसिडेंसी की पावर है उसको रिस्टोर करेंगे। ठीक है, बुश मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बनेंगे बच्चे, प्रैक्टिस। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। एट द एंड आप भी बोलोगे मैम अब आसान लग रहा है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है जो बर्बाद कर दे, कयामत ढा दे, खत्म कर दे सब कुछ, कैलामिटी। चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, इन द वेस्ट allied forces had fought their way through southern Italy as far as Rome. इन जून 1994 जर्मनी की जो मिलिट्री पोजीशन थी वो ऐसा लग रहा था होपलेस है। इन ब्रिटेन जो टास्क था लोगों को इकट्ठा करने का, मटेरियल का, वो पूरा हो गया था। रेड आर्मी किस चीज पर फोकस थी कि नाजीज को ड्राइव द नाजीज बैक थ्रू पोलैंड, उनको वापस भेज देगी। सिचुएशन ऑन द ईस्टर्न फ्रंट वाज कैटास्ट्रोफिक। कहना से पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर टू की बात हो रही है, पूरे के पूरे वर्ल्ड वॉर टू की बात हो रही है। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? बी, कि 94 में जर्मनी की जो मिलिट्री पोजीशन थी वो होपलेस लग रही थी। सिचुएशन होपलेस लग रही थी, इससे लिंक्ड स्टेटमेंट कौन सा है? सिचुएशन होपलेस लग रही थी, इससे लिंक्ड सिचुएशन कौन सा है?
कि ईस्टर्न फ्रंट पे तो बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक थी, होपलेस, कैटास्ट्रॉफिक सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, बर्बाद सा हो जाना। अब यहाँ पे ईस्टर्न की बात हो गई कहने से, अब ईस्ट की बात होगी तो आगे वेस्ट की बात होगी। ईस्टर्न पे ऐसा लग रहा था, और वेस्ट पे क्या था, वेस्ट में अलाइड फोर्सेस जो थी उन्होंने अपना रास्ता लड़ा था, सदर्न इटली तक चली गई थी और वो रोम तक चली गई थी। सदर्न इटली तक चली गई थी, रोम पे चली गई थी। अब हम यहाँ पे कंट्रीज की बात कर रहे हैं, रोम की बात कर रहे हैं, सदर्न इटली की बात कर रहे हैं, कहने से इसके आगे क्या होगा, इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या चल रहा था, ब्रिटेन में क्या चल रहा था, ब्रिटेन में लोगों को इकट्ठा करने का काम चल रहा था, नॉर्थर्न यूरोप के लिबरेशन को, और वो काम कंप्लीट हो गया था। लास्ट में रेड आर्मी पूरी की तरीके से एनकरेज थी कि वो नाजीज को वापस भेज देगी पोलैंड के थ्रू। व्हाट इज द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर इज बी, ई, ए, सी एंड डी। कितने बच्चों का सही हुआ, राइट हुआ दिस टाइम? आ रहा है समझ में पेयर्स कैसे बनाने हैं? आर यू एंजॉइंग सॉल्विंग पैराजम्बल्स? पैराजम्बल सबसे खतरनाक पार्ट होता है, सबसे डरावना पार्ट होता है, लेकिन अब क्या मजा आ रहा है करने में। इफ यू विल एंजॉय डूइंग इट, देन आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। You have 2.5 minutes to solve this question. आराम से पढ़ो, पेयर बनाओ, आराम से कर पाओगे। एक हिंट दे रही हूँ, क्या ए स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है, बताओ। सच अ फुल हार्टेड लीप, भाई कौन सी लीप? लीप का मतलब होता है छलांग, ऐसी छलांग, कौन सी छलांग? नहीं हो सकता ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट। चलिए सॉल्व, चलो देखते हैं। कहना से ए स्टार्टिंग नहीं हो सकता, बी भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता, सी चलो लग रहा है सी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि स्टार्टिंग नहीं हो सकता, सी स्टार्टिंग हो सकता है, डी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। extract hydrogen from hydrocarbon, the fuel cell has an efficiency of 30%। चलो क्या मैं कह सकती हूँ, सी में लिखा हुआ है थ्योरी में सारे के सारे बग्स एक बार जब निकल जाएंगे, सारी की सारी प्रॉब्लम जब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो फ्यूल सेल्स की जो
एफिशिएंसी है वो अच्छा डिलीवर करेंगी, फ्यूल सेल्स अच्छा डिलीवर करेंगी एग्जिस्टिंग इंजन से। कैन आई से, और यहाँ पे भी हमने फिर से फ्यूल सेल्स की ही बात की है कि अगर हमने रिसोर्सेज जो चाहिए थे उनके लिए थोड़ा सा स्पेस दे दें तो फ्यूल सेल की एफिशिएंसी इतनी होती है। कैन आई से सी और ई एक पेयर है, फ्यूल सेल्स अच्छा डिलीवर करेंगी क्योंकि फ्यूल सेल की एफिशिएंसी 30% होती है। क्या मैं इतना कह सकती हूँ सी और ई एक पेयर है? चलो, इसकी एफिशिएंसी की बात हो रही है और वो जो एफिशिएंसी है वो दो गुनी अच्छी है। यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है और ये जो एफिशिएंसी है ये दो गुनी अच्छी है इंटरनल कंबशन इंजन से। कहना है सी के बाद ई के बाद डी आएगा, सी के बाद ई आएगा, ई के बाद डी आएगा। लेकिन अच्छी तो है, लेकिन अच्छी तो है, लेकिन अगर एक बार हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी बायोमास से और अंडरग्राउंड कोल से या फिर वाटर से न्यूक्लियर और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके वे खुल जाएगा कि हमारा कार्बन एमिशंस कम हो जाएगा। इसका बट बी में दे रखा है, इसका बट बी में दे रखा है। मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन एमिशंस जो है हमारे बहुत कम हो जाएंगे। इसका बट क्या दे रखा है, बी में दे रखा है कि हमारे जो कार्बन एमिशंस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और इसी बात को एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अगर हम इतने ज्यादा ये चीज सोच के चले, अगर हम ये वाली छलांग लगा लें कि अगर ऐसा काम हुआ तो कार्बन एमिशंस कम हो जाएंगे, तो जो मास मोटराइजेशन आ रहा है, इतनी तेजी से गाड़ियां बढ़ती जा रही है, इतनी तेजी से ऑटोमोबाइल्स बढ़ते जा रही है, हम उनसे कोप अप कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी वो कम निकलेगी। ए इज द कंक्लूजन। ये क्या हो गया कंक्लूजन? सही आंसर क्या होगा, सी ई डी बी एंड ए। समझ में आया? फिर से समझाऊं? चलिए एक बार फिर से समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट फर्स्ट ऑफ ऑल। स्ट्रैटेजी समझते हैं मैंने कैसे किया ये क्वेश्चन। चलो लेट अस अंडरस्टैंड दी स्ट्रैटेजी, डोंट वरी, एक बार फिर से समझेंगे। क्या मैं कह सकती हूँ ए स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता? इतना समझ में आया? ए स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। कौन सी लीप, कौन सी छलांग? चलो, क्या इतना समझ में आया? बी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। चलिए, सी स्टार्टिंग स्टेटमेंट लग रहा है, छोटा सा टिक लगाया। क्या इतना समझ में आया? डी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, डी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। चलो, ई बी में भी कोई ऐसी बात नहीं लग रही, ई बी स्टार्टिंग स्टेटमेंट लग रहा है। अब मैंने सी और ई को दोनों को पढ़ा कि सी पहले आएगा या ई पहले आएगा, ठीक है, बाकी तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो ही नहीं सकते। अब मैंने पढ़ा कि सी पहले आएगा या ई पहले आएगा। थ्योरी में अगर एक बार सारे बग्स निकाल दिए जाएं, अगर एक बार जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे निकाल दिए जाएं, तो फ्यूल सेल्स जो है फ्यूल इकोनॉमी से अच्छा डिलीवर करेंगे। फ्यूल सेल्स जो है फ्यूल इकोनॉमी से अच्छा डिलीवर करेंगे। बग्स का मतलब होता है डिफेक्ट्स। एक बार अगर सारे डिफेक्ट्स निकल गए तो फ्यूल सेल्स जो है फ्यूल इकोनॉमी से ज्यादा अच्छा इंपैक्ट करेंगे। और अगर हम इन रिसोर्सेज के लिए स्पेस दे तो फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी, 30% होगी। एक बार सारे बग्स निकल जाए, फ्यूल सेल्स अच्छा डिलीवर करेंगे, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 30%। कहने से सी और ई एक पेयर है। यस या नो कीजिएगा। इतना समझ में आया, सी और ई एक पेयर है। चलिए, फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो 30% है। अब ये ट्वाइस एज गुड है, इसकी जो एफिशिएंसी है ये लगभग लगभग डबल है इंटरनल कंबशन इंजन से। इसकी जो एफिशिएंसी है ये लगभग लगभग डबल है इंटरनल कंबशन इंजन से। कहने से ई से जो रिलेटेड है वो डी है, ई से जो रिलेटेड है डी है। एक बार लेकिन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया बायोमास से, लेकिन ये बात बढ़िया है, ये अच्छी है, लेकिन अगर एक बार हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया ना तो कार्बन एमिशंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। कहने से डी से जो लिंक्ड है वो बी है। बट वंस हाइड्रोजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास, सारे के सारे कार्बन एमिशंस खत्म हो जाएंगे। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बोलते हैं कि हम इतना अच्छी जो सोच है हमारी कि अगर हमने हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, मतलब हमारे जितना भी हम फ्यूल यूज कर रहे हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकल रहा, उससे हाइड्रोजन निकल रहा है, तो कार्बन एमिशंस कम हो गए। तो हमारे में जो जितने व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, कार ऑटोमोबाइल जितने बढ़ते जा रहे हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि वो पोल्यूशन करेंगे ही नहीं। कहना है ऐसे?
ए क्या हो गया? कंक्लूजन. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज सी, ई, डी, बी एंड ए. समझ आया? क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन. बग्स का मतलब होता है बस डिफेक्ट्स. जितने भी डिफेक्ट्स थे उनमें वो सारे अगर निकल गए, खत्म हो गए तो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. चलिए मुझे स्टार्टिंग स्टेटमेंट बताइए. स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हुआ? ए स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, बी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता. Most of our traditional sources of information about the old kingdom are monuments of the rich like pyramids and tombs. हमारी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? या तो पिरामिड्स है या फिर टॉम्स है. जिन घरों में वो लोग रहते थे उनको बचाया ही नहीं गया. सिर्फ हमारे पास पिरामिड्स है या टॉम्स है देखने के लिए, और कुछ भी नहीं है. We know infinitely about more about the wealthy people of Egypt than we do about the ordinary people, as most monuments were made for the rich. क्योंकि ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स किसके लिए बने हुए थे? रिच के लिए बने हुए थे. तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स को बताया और उसमें आगे कह रहे हैं सी पे स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा कि पूरा का पूरा सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? सी कर रहा है कि ज्यादातर हमारा ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो था वो ओल्ड किंगडम के बारे में क्या था? मॉन्यूमेंट्स थे रिच के, पिरामिड्स थे टॉम्स से. सी क्या होगा? स्टार्टिंग होगा. अब मॉन्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात हुई. फिर हमने क्या बोला? हमें वेल्दी लोगों के बारे में तो पता है लेकिन हमें ऑर्डिनरी लोगों के बारे में नहीं पता. हमें वेल्दी लोगों के बारे में तो पता है क्योंकि हमने हमें ऑर्डिनरी लोगों के बारे में नहीं पता, क्योंकि ज्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो गरीब लोगों के, अमीर लोगों के लिए थे. ज्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो अमीर लोगों के लिए. तब ऑर्डिनरी लोगों की बात हुई तो कहना ऐसे ऑर्डिनरी लोगों की बात डी में दे रखी है. हाउसेज इन विच ऑर्डिनरी इजिप्शियंस लिव, वो घर जिनमें ऑर्डिनरी इजिप्शियंस रहते थे उनको तो बचाया ही नहीं गया. उन घरों को तो बचाया ही नहीं गया. और जहां पे लोग, उन लोगों को सिंपल ग्रेव्स में दफना दिया गया. डी के बाद क्या है? अब डी के बाद देखते हैं. अब यहाँ पे डाई की बात हो रही है, मरने की बात हो रही है, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इजिप्शियंस का केवल काम ही मरना था. यहाँ पे डेथ की बात हो रही है, डेथ की बात हो रही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है. इसका मतलब ये नहीं है लेकिन कि उनका काम ही मरना था. वो कुछ काम करते ही नहीं थे, वो कुछ बचाते ही नहीं थे. तो कहना है डी से लिंक्ड क्या है? ए. और जो स्टेटमेंट जो बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं होता, किसी से अलग सा होता है, हम उसको लास्ट में लगाते हैं. हमेशा लास्ट में क्या लग जाएगा? अभी इवन पापड़ी कम्स मेनली फ्रॉम पिरामिड टेम्पल्स. वो कहाँ से आता है? पिरामिड टेम्पल से आता है. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज सी, ई, डी, ए एंड बी. समझ आया सभी को? सही हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं.
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बच्चे टेलीग्राम पे अनब्लॉक के लिए आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना, उस पर एक बार मैसेज कर दो, शील अनब्लॉक की, वो अनब्लॉक कर देंगे आप। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से, टेक योर टाइम एंड डू द क्वेश्चन। 1.5 से 2 मिनट है आपके पास। चलिए देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर्स? टू मच ऑफ द लेबर मूवमेंट इट सिंबलाइजेस, नहीं हो सकता भाई स्टार्टिंग स्टेटमेंट। एंड टू, नहीं हो सकता स्टार्टिंग स्टेटमेंट। टू फॉक्स हंटिंग सपोर्टर्स लेबर्स 1991 मैनिफेस्टो कमिटमेंट टू बैन इट सिंबलाइजेस द पार्टी, चलो अभी लग रहा है स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा टिक लगाया। डी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है। टू दोज हु एंजॉय थंडरिंग अक्रॉस द कंट्री साइड फॉक्स हंटिंग सिंबलाइजेस द एंशिएंट रूल ऑफ लाइफ। चलो अभी मुझे नहीं पता समझ में आ रहा क्या स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा, मैं पेयर्स बनाती हूँ। कहने से फॉक्स हंटिंग सपोर्टर्स के लिए तो ये बात है, और हर किसी वॉचिंग के लिए ये बात है। टू फॉक्स हंटिंग सपोर्टर्स के लिए तो ये बात है, एंड टू एवरीबडी वॉचिंग ये बात है। कहने से सी और बी एक पेयर हुआ। क्या ये पेयर समझ में आया? टू फॉक्स हंटिंग सपोर्टर्स और वहां पे लिखा हुआ है एंड टू एवरीबडी वॉचिंग। चलिए सी और बी पेयर हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अपर क्लासेस जो है ब्रूटैलिटी करती थी। अपर क्लासेस का ब्रूटैलिटी करने का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा क्रूअल होती थी, बहुत ज्यादा क्रूअल होती थी अपर क्लासेस। अपर क्लासेस की क्रूअलनेस को शो करता है ये। अपर क्लासेस की क्या शो करता है? क्रूअलनेस को शो करता है। लेबर मूवमेंट की अपर क्लासेस की क्रूअलनेस को शो करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉक्स हंटिंग के बारे में, सिंबलाइजेस द एंशिएंट रूट्स ऑफ रूरल लाइफ। कहने से ई और ए एक पेयर होगा। यहाँ पे हमने फॉक्स हंटिंग की बात की और यहाँ पे हमने बोला कि ये सिंबलाइज करता था कि अपर क्लासेस बहुत ज्यादा ब्रूटल होती थी, वो बहुत ज्यादा फॉक्स हंटिंग करती थी। और इस पूरे को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? कि छोटे छोटे इश्यूज की भी बहुत बड़ी बड़ी पावर थी। विच इज इंट्रोड्यूसिंग इट? डी। What is the final answer? The final answer is D, E, A, C and B. कितने बच्चों को सही हुआ? चलिए अब मैं रिपीट करती हूँ, डोंट वरी। हाँ, बहुत से बच्चों, अब मैं एक बार अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर, डोंट वरी डोंट वरी। एक मैं बिल्कुल स्टूडेंट की तरह देखती हूँ। अगर मैं ऐसा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख रही होती, मैं ऐसे कैसे देखती? मैंने इसको पढ़ा, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिनकी बहुत बड़ी सिंबॉलिक पावर होती है। वो लोग जो इंजॉय करते हैं कंट्री साइड के अलोंग थंडर करना, मतलब वो लोग जो भागना पसंद करते हैं रेड कोट्स में फॉक्सेस के पीछे, फॉक्सेस के पीछे जो लोग भाग रहे होते हैं, उनके लिए फॉक्स हंटिंग जो है उनकी रूरल लाइफ का रूट है।
मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉक्स हंट करते हैं। कहने से यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉक्स हंट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोमड़ी का शिकार करते हैं। अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग लोमड़ी का शिकार करते हैं। ये जो लोमड़ी का शिकार करना है, ये जो लोमड़ी का शिकार करना है, ये क्या शो करता है? ये जो लोमड़ी का शिकार करना है, ये क्या शो करता है? ये अपर क्लासेस की क्रुएलिटी, क्रूरता को शो करता है, क्रुअल्टी को शो करता है, अपर क्लासेस की क्रुअल्टी को शो करता है, बारबारिज्म को शो करता है। मतलब वो कितने ज्यादा क्रूर थे। कहने से ई से तो ए ही लिंक्ड है। ब्रूटैलिटी को शो करता है, राइट। अब सी और बी हमने पेयर ऑटोमेटिकली बना ही लिया था। यहाँ पे एंड टू लिखा हुआ है, यहाँ पे टू सपोर्टर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब सी और बी तो पेयर था ही था। So what is the final answer? The final answer is D, E, A, C and B. समझ आया? कोई डाउट? मैंने बोला टू राम इट इज अ गुड थिंग। मैंने लिखा एंड टू श्याम इट इज अ बैड थिंग। बताओ, सी और बी पेयर होगा या बी और सी पेयर होगा? टू राम इट इज अ गुड थिंग एंड टू श्याम, सॉरी, एंड टू श्याम इट इज अ बैड थिंग। तो ऑब्वियसली पहले टू लिखोगे फिर एंड टू लिखोगे, मतलब पहले टू के आगे आएगा फिर एंड टू आएगा। ई के साथ भी सी हो सकता है। टू दोज, यहाँ पे तो बच्चे इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, फॉक्स हंटिंग लोग करते थे। तो फॉक्स हंटिंग जो लोग करते थे वो सिंबल सिंबल था। ई का पेयर तो ए के साथ है, सी के साथ कैसे कर दोगे? फिर ए को कहां लगाओगे? ई का पेयर तो ए के साथ है कि लोग फॉक्स हंटिंग करते थे, और ये एक सिंबल था कि लोग कितने ब्रूटल होते थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। डोंट वरी, जिन बच्चों को गलत निकल रहा है प्रैक्टिस से आएगा, इट विल कम बाय प्रैक्टिस। हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। मैं आपको 3 से 4 सेशन इसी पर लेने वाली हूँ। चलिए, डन एवरीवन, कर लिया?
सबसे पहले इतना तो सभी लोगों ने सही हुआ है, ई जो है स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। रॉयल लव अफेयर्स पहले ना कॉरेस्पॉन्डेंस से होते थे। कॉरेस्पॉन्डेंस से मतलब क्या है, वो वहां से गिफ्ट भेजता था, वो गिफ्ट लेती थी, कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, मिलते नहीं थे लोग। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एमबीए होती है कि कॉलेज नहीं जाना होता, ऐसे ही पहले के लव अफेयर्स कैसे होते थे, कॉरेस्पॉन्डेंस मेथड से होते थे। चलिए, तो स्टार्टिंग मतलब क्या हुआ, ई जो है हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा कि पूरा इंट्रोड्यूस कर रहा है, पूरी कहानी को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि पहले जो रॉयल लव अफेयर्स होते थे ओल्डन डेज में, वो कॉरेस्पॉन्डेंस मेथड से होते थे, लॉन्ग डिस्टेंस से होते थे। चलो, अब पेयर्स बनाते हैं। इन द केस ऑफ किंग मेरोल्सर्स कोर्टशिप, लेकिन इनके केस में क्या हुआ, एक हिच हो गया, एक ऐसे ऐसा हिच हो गया। क्या हिच हुआ इनके केस में कि गिफ्ट्स तो एक्नॉलेज हो गए, लेकिन मीटिंग डेट नहीं आई। इन्होंने गिफ्ट्स भेजे, उन्होंने गिफ्ट्स ले लिए, लेकिन ये नहीं बताया कब मिलेंगे। ये तो वही बात है, आप गिफ्ट्स भेजे जा रहे हो, सामने वाला गिफ्ट्स ले रहा है बट कोई बातचीत नहीं कर रहा। चलो, अब रॉयल लव अफेयर्स इन ओल्डन डेज होता क्या था, पुराने डेज में जो राजा होता था, जब वो किसी प्रिंसेस के बारे में अच्छा सुनता था, तो वो मैसेंजर्स को भेजता था गिफ्ट्स लेके। फिर जब वो गिफ्ट्स उस मैसेंजर्स पे जाते थे, जब वो गिफ्ट्स उस मैसेंजर्स पे जाते थे, तो प्रिंसेस क्या होती थी, डेट देती थी, एक मीटिंग होती थी और सब कुछ ठीक चलता था। मतलब क्या पूरी स्टोरी थी, पूरी स्टोरी ये थी कि पहले के जो अफेयर्स होते थे वो कॉरेस्पॉन्डेंस मेथड से होते थे। राजा जो होता था वो गिफ्ट्स भेजता था, प्रिंसेस गिफ्ट्स ले लेती थी, एक डेट मिल जाती थी उन्हें, दोनों मिलते थे और फिर उनकी शादी हो जाती थी, आराम से काम चलता था। लेकिन बेचारे किंग मेरोल्स चार्जर्स के साथ क्या हुआ, इन वाले राजा के साथ क्या हुआ, इन वाले राजा के साथ कुछ अजीब सी चीज हो गई। क्या अजीब सी चीज हो गई इनके साथ कि इन्होंने गिफ्ट तो भेजा, एक्नॉलेजमेंट भी मिला, लेकिन कोई डेट नहीं मिली। आंसर क्या हो गया, ई सी डी ए एंड बी। समझ आया सभी को? एनी डाउट्स एनीवन? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, किंग यहाँ पे लिखा हुआ है तो मोनार्च इससे रिलेटेड होगा, ए और सी बना दिया। बहुत सारे बच्चों को मैं सीक्वेंस बताती हूँ। बहुत सारे बच्चों ने सीक्वेंस बनाया कि ई, ए और सी लिंक्ड लग रहा था तो ए के बाद सी आएगा। अब एक बात बताओ, ए के बाद आपने सी लगा तो दिया, लेकिन क्या बी और डी कोई लिंक्ड है? क्या बी का कोई लिंक डी के साथ है? यहाँ पे तो लिखा हुआ है डेट मिलती है और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट नहीं मिली। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बी एंड डी वर नॉट लिंक्ड। समझ आया? मैम क्वेश्चन छोड़ो, हम तो इस समय राजा के बारे में सोच रहे हैं, बेचारा राजा, गिफ्ट्स भी चले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं आगे। कुछ को अपनी स्टोरी भी याद आई होगी, मैम कॉलेज टाइम में स्ट्रगल तो बहुत किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। चलिए, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Done, everyone? Let's discuss them. चलिए. Who can trace to its first beginning the love of Damon for Pythias or David for Jonathan or Swan for Edgar? कौन देख सकता है कि इनका प्यार कब शुरू हुआ? सिमिलरली विद मेन, ये चीज मेन के साथ सिमिलरली थी. कहना है यहाँ पे मेन्स की बात, यहाँ पे मेन की बात हो रही है और यहाँ पे बोल रहे हैं सिमिलरली विद मेन. ए जो है बी का एग्जाम्पल है. क्या इतना समझ में आया? मैंने स्टार्टिंग के 2 सेंटेंसेस पढ़े, मुझे इतना समझ में आया. यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलरली विद मेन और यहाँ पे सारे मेन का एग्जाम्पल दे रखा है. तो बी में एक बात बोली, ए में उसका एग्जाम्पल दिया. इसका मतलब क्या है? बी का एग्जाम्पल कौन है? ए है. चलो आगे देखते हैं. देयर इज अबाउट ग्रेट फ्रेंडशिप्स, बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंडशिप्स की बात हुई है मैन और मैन के बीच में. एक सिमिलर सर्टेन इनएविटेबिलिटी है. क्या हम एज और हैम और एग्स के बीच में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय हैम? ये दोनों चीजें क्या है? दोनों फूड प्रोडक्ट्स है, मतलब खाने का आइटम होता है. हैम एक तरह का कह सकते हैं, इसकी हिंदी में मुझे मीट कह सकते हैं, राइट? जैसे इंसान और इंसान के बीच की फ्रेंडशिप होती है, वैसे ही हैम और एग्स की भी फ्रेंडशिप होती है. वन सिंपली फील्स दैट इट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट मस्ट बी सो. कोई लिंक नहीं है सी और डी का. नो वन कैन से, कोई भी ये नहीं कह सकता कि कौन सी चीज थी जिसने इन दोनों चीजों को साथ में लेके आई. कोई भी नहीं बता सकता. बहुत तगड़ी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है इनके बीच में, कोई भी नहीं बता सकता कि ये जो पार्टनरशिप हुई, ये जो फ्रेंडशिप हुई, ये क्यों हुई, क्या चीज थी जो इस म्यूचुअल मैग्नेटिज्म को लेके आई. कहने से सी और ई एक पेयर है. सी में लिखा हुआ है फ्रेंडशिप होती है, ई में लिखा हुआ है कौन सी ऐसी चीज थी जो इन लोगों को इतना नजदीक ले. कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी इस बात को नहीं कह सकता. केवल हम फील क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज, कोई एक चीज तो होगी, लेकिन हम फील क्या कर सकते हैं कि कोई एक चीज तो होगी. सिर्फ फीलिंग ही आ सकती है कि कोई एक चीज तो होगी. फाइनल आंसर क्या होगा? सी ई डी बी एन ए. सेम चीज मैन के साथ होती है. चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम सही हुआ. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया डोंट वरी. यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज मेन के साथ होती है और मेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है. इतना मेरे को समझ में आया कि बी और ए एक पेयर है. सेम चीज मेन के साथ होती है और ए में उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है. बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंडशिप्स रही है मैन और मैन के बीच में. कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये फ्रेंडशिप क्यों रही है. कोई बता ही नहीं सकता कि फ्रेंडशिप, इतनी बड़ी बड़ी फ्रेंडशिप्स हुई है जो कभी नहीं रुकती है. चाहे वो हैम और एक्स के बीच में हो, चाहे वो मैन और मैन के बीच में हो, फ्रेंडशिप्स बहुत बहुत स्ट्रांग रही है. कोई भी नहीं कह सकता कि कौन सी ऐसी चीज थी जिन्होंने उन दोनों को साथ में लाई. हम बोल ही नहीं सकते कि क्या था उनके बीच में, ऐसा अट्रैक्शन क्या था, मैग्नेटिज्म क्या था कि वो साथ में आई चीजें. सिर्फ हम बोल नहीं सकते बस, लेकिन हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि कोई एक चीज तो थी जो उनको साथ में लेके आई. और सेम चीज मेन के साथ होती है और वहां पे मेन का एग्जाम्पल दे रखा है. व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? सी ई डी बी एंड ए. थैंक यू सो मच क्षितिज फॉर सच अ वंडरफुल कमेंट. चलिए अगला क्वेश्चन. समझ में तो आ रहा है? अभी मैं ये नहीं कहूंगी आपको पैराजम्बल प्रॉपरली आसान लगने लगेगा, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है 25% ऐसा लग रहा है कि हाँ अब होने लगेंगे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े. अभी मैं 3 क्लासेस और लूंगी इसकी आगे आने वाले मंथ में. 3 से 4 क्लासेस में और लूंगी इसी टॉपिक की. तो ऐसा फील हो रहा है कि हाँ आगे आने वाले टाइम में होने लगेंगे. चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ एवरीवन.
अच्छे से पढ़े फिर मिले। रीयूनिफिकेशन का मतलब होता है मिलना। मुझे स्टार्टिंग स्टेटमेंट बताओ क्या होगा। अच्छे से पढ़ो। डी ना किसी चीज का एग्जाम्पल है। आपको एक हिंट दे रही हूँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम डी स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। अच्छे से पढ़ो और मुझे बताओ डी किसी एक चीज का एग्जाम्पल है। डी इज एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। राइट। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? बी। और बी किसका, बी का एग्जाम्पल क्या है? डी। चलिए अब आगे करिए। अब मुझे बताओ, पेयर बनाते हैं बाकी सेंटेंसेस के बीच में। जर्मनी ओवर ब्रांडिंग से सफर हुआ, तब से जर्मनी को समझ में आया, तब से जर्मनी नर्वस होने लग गया। पहले कोई सफर करेगा फिर वो नर्वस होगा। बहुत से बच्चे मुझे बोले मैम ई और ए होगा। बताओ, पहले कोई सफर करेगा, कुछ दिक्कत होगी, तभी तो नर्वस हो गए आगे उस चीज को करने के लिए। कहने से ए और ई एक पेयर है। इवेंट्स हुए 1930 1940 में, जर्मनी ने सफर किया, और तब से जर्मनी जो है नर्वस होने लग गया कि मैं अपने आप को प्रमोट करूं या ना करूं, फिर से कहीं ओवर ब्रांडिंग ना हो जाए। लेकिन जब रीयूनिफिकेशन हुआ, लोग मिले, सब कुछ हुआ, तो जर्मनी ने फिर से सोचा कि नहीं, मैं अपनी इमेज को ठीक कर सकता हूँ। सी क्या होगा? लास्ट होगा। What is the final answer? The final answer is B, D, A, E, and C. Any problems? Anyone? सही हुआ बहुत सारे बच्चों का, 90% करेक्ट। सिर्फ ए ही गलत हो गया, बाकी सही थे। फिर से समझाओ, समझ में आ गया? सबसे पहले तो बी फैक्सिनेट होता था। कहां से? रोमांटिसिज्म के होम से। ब्रिटेन जो है फैक्सिनेट होता था। इसका एग्जाम्पल क्या था? पहला फॉरेन पैकेज, जब आप कहीं जाने के लिए फैक्सिनेट होते तब आप वहां पर जाते हो। आप पेरिस से अट्रैक्ट होते हो, तब आप सोचते हो कि आप पेरिस जाके घूमने जाओगे उसके बाद। तो पहले अट्रैक्ट होगे फिर घूमने जाओगे। डी। बी और डी पेयर है। यहाँ पे लिखा हुआ है तब से जर्मनी नर्वस होने लग गया। नर्वस कब होगा? जब कोई गलती की होगी जर्मनी ने। तो ए में गलती दे रखी है, और तब लिखा हुआ है तब से जर्मनी नर्वस होने लग गया, मतलब ए और ई पेयर होगा। और लास्ट में लेकिन नर्वस होने के बाद भी, जब रीयूनिफिकेशन हुआ, जब वो मिला, तब उसे समझ में आया कि मुझे अपनी इमेज के बारे में वापस सोचना चाहिए। बी, डी, ए, ई एंड सी। चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। 10 o'clock पे बच्चे स्टार्टर्स और कनेक्टर्स रहेंगे, 11 बजे कॉलम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, मैं भी आपको लास्ट में शेड्यूल भी बता दूंगी, डोंट वरी। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही बताया है। द राइट आंसर इज बी, ए, just a second. The right answer is B, A, D, C, and E.
कितने बच्चों का सही हुआ? फाइनल क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, बहुत से बच्चों का सही हुआ, बहुत से बच्चों को 50% भी करेक्ट हुआ। वो भी ठीक है। चलो, कहने से यहाँ पे उस वॉल का इंट्रोडक्शन दिया गया है, यहाँ पे उस वॉल का इंट्रोडक्शन दिया गया है, और यहाँ पे बोला गया कि वॉल केवल डिवाइड नहीं करती है। वॉल का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बी में कि रोड मैप से हटा दिया गया है उस इतनी बड़ी वॉल को जो वेस्ट बैंक ने बनाई, वेस्ट बैंक में बनी थी इजराइल के थ्रू। ये वॉल केवल डिवाइड नहीं करती है, ये नए ट्रैक्स को दिखा दिया, केवल डिवाइड नहीं करती है, ये काम भी करती है। वो इन सबसे सराउंडेड है, इन सबसे सराउंडेड है। लास्ट में जो सेंटेंस लिंक्ड नहीं लगता उसको हम एकदम लास्ट में लगाते हैं। फाइनल आंसर क्या हो गया? बी, ए, डी, सी एंड राइट। चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ पूरा शेड्यूल आज का। वैसे तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेड्यूल मिल रहा है, आई थिंक, है ना? राइट। इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे यू आर गेटिंग द शेड्यूल्स रेगुलरली। हाँ, जिन बच्चों को नहीं मिल रहा, 10 बजे अब किसकी क्लास होगी? 10 बजे आपकी स्टार्टर्स और कनेक्टर्स की क्लास होगी, यहीं पर होगी, स्पेशल क्लास होगी, सभी बच्चों के लिए होगी। 11 बजे आपके कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस की क्लास होगी। 1 बजे यूट्यूब पे आपकी एरर डिटेक्शन की क्लास होगी, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम्स पे, और 3:30 बजे आपकी द हिंदू की क्लास होगी। ठीक है, चलिए। जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, कहीं ना कहीं आप मिस आउट कर रहे हैं। इस समय पढ़ाई का समय है, फुल फोकस में आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको सारे बेस्ट फैकल्टीज के सारे कोर्सेज मिलेंगे, सारे के सारे जितने भी अनअकैडमी पर, आई थिंक बेस्ट ऑफ द बेस्ट है अनअकैडमी पे सारे टीचर्स। सो यस, यू शुड स्टार्ट स्टडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, टेक 12 months और 24 month सब्सक्रिप्शन, एंड डू नॉट forget to use this code NB Live। इस कोड को आप यूज करोगे, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। You will get 10% discount also if you apply NB Live। कोई और डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9953592800। नहीं बच्चे, रात को 10 बजे वाली क्लास नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वोकैबुलरी की भी मैराथन क्लास है आपकी। आई होप सभी बच्चों को पता है 31 मार्च को आपकी वोकैबुलरी की भी मैराथन क्लास है, 2 घंटे की, 10 से 12। हाँ, तो मैं कंप्लीट वोकैबुलरी आपको वहां पे करवाऊंगी। चलिए, 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. Tata। 10 बजे वाली क्लास में मिलेंगे। मैं आपको बहुत नए नए तरह के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। जिन 3 क्वेश्चन से बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, आपको पता है मैंने इस मैराथन क्लास में कौन से 3 टॉपिक्स लिए? वही 3 टॉपिक्स लिए जिससे सबसे ज्यादा डर होता है हमें, पैरा जंबल, स्टार्टर, कनेक्टर एंड कॉलम बेस्ड। इसका मतलब क्या है? यही 3 क्वेश्चन तरह के क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। चलिए, बाय बाय एवरीवन।